मैं और मेरा शोहर अपनी शादी की सुहागरात मना रहे थे। तभी पहलवान जेठ कमरे में आया और मेरे शोहर से कहने लगा, भैया आज तक हमने सब कुछ शेयर किया है, आज भाभी को भी। मेरा शोहर मुस्कुराया और तैयार हो गया। सारी रात दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए थे और इन 2 महीनों में इस घर में जो कुछ होता हुआ मैं देख चुकी थी उसने तो मेरे होश उड़ाकर रख लिए थे। कहाँ मैं शहर की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की शादी करके यहाँ गांव में आ चुकी थी। मुझे तो लगा था कि यहाँ मेरी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजरेगी, मगर यहाँ के लोगों के तौर तरीके बड़े ही अजीब थे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, मगर मेरा जेठ, तौबा तौबा, उसे देखकर ही मेरा वजूद कांप जाता था। पूरे खानदान में उसके जैसा मर्द शायद किसी ने देखा होगा। जेठानी तो अपने शोहर की दीवानी थी। उसका बस चलता तो जेठ को कमरे से बाहर कदम भी ना रखने देती। उनका बस जैसा लंबा कद और फिर पहलवान जैसी ताकत। और जब पहली बार जेठ को देखा तो मुझे यही लगा कि जैसे उनका वजूद है यकीनन पहलवानी करते होंगे। मगर मेरे शोहर का कहना था कि वो तो बस खेती बाड़ी करते हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ और काम नहीं है। शादी के 2 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मेरा जेठ मेरी जिंदगी को मुश्किल करता जा रहा था। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी क्योंकि मुझे अपने जेठ का अपने सामने होना बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस करने पर मजबूर कर देता था। वो अक्सर बाहर बरामदे में ही बिना कमीज के पूरे बरामदे में दंदनाते फिरते रहते थे और ये चीज मुझे बहुत नागवार गुजरती थी। मैं शहर में रहने की आदी नहीं थी और यहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैं शुरुआत से ही शहर में रहती थी। घर में सिर्फ मैं और मेरा जेठ मौजूद थे। इत्तेफाक से मेरे शोहर काम से थोड़ा देर से आने वाले थे और मेरी जेठानी अपनी माँ के यहाँ गई हुई थी। मैं किचन में आराम से खाना बना रही थी। जेठ मुझे टिकटिकी लगाए हुए देखने लगा। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैंने अपना दुपट्टा उतार कर कुर्सी पर रखा हुआ था और अपने ध्यान में ही काम में मसरूफ थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में अभी इस वक्त कोई नहीं है। जेठ अपने कमरे में मौजूद था, इसलिए गर्मी होने की वजह से मैंने दुपट्टा अपने बदन से हटा दिया था और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अचानक ही मुझे अपने जिस्म पर किसी की आंखों की तपश महसूस हुई तो मैं बेसाख्ता पलटी और सामने अपने जेठ को बिना कमीज के देख के मैं एकदम ही बौखला गई। मेरे हाथ में एक कांच की बोतल थी जो हड़बड़ाने की वजह से जमीन पर गिर गई। उसकी आवाज से मेरे जेठ भी होश की दुनिया में लौटे और गड़बड़ा कर वहां से चले गए। मुझे उनका यह अंदाज झिटकने पर मजबूर कर चुका था। अभी तक तो मैं उनको देखकर सिर्फ घबराती थी, पर अब उनका यह अंदाज मुझे डर का एहसास दिला रहा था। मैंने फौरन अपना दुपट्टा अपनी गर्दन पर लपेट लिया और खामोशी से काम करने लगी। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात को मेरे शोहर आ गए थे और जेठानी भी घर आ चुकी थी। मैं अपने शोहर के साथ खाना खाने के बाद कमरे में आकर सो गई थी। रात के आधे पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। मैं अचानक ही हड़बड़ा कर उठी और अपने शोहर की तरफ देखा तो वो गहरी नींद में सो रहे थे। मुझे अपना वजूद खतरे में महसूस हुआ और मैं वापस ही करवट बदल कर सो गई, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा हो। मैं उठकर बैठ गई और चारों तरफ निगाहें घूमने लगी। अचानक ही मेरी निगाह खिड़की की तरफ पड़ी और ये मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरे जेठ उधर खिड़की खोलकर हमारे कमरे के अंदर झांक रहे थे और उनकी नजरें मेरे वजूद पर ही थी। मैं बहुत डर गई थी। जैसे ही मेरी नजरें उनकी निगाहों से मिली तो वो फौरन ही खिड़की से हटकर घर के अंदर चले गए। ये सब कुछ मुझे बहुत हैरानी में डाल रहा था। शादी के 2 महीने तो बहुत आराम से गुजर गए थे। उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज उनकी 2 बार ये हरकत मुझे डरा गई थी। इस बार मैं अपने शौहर को बताना चाहती थी कि आपका भाई मुझे अच्छी नजरों से नहीं देख रहा है, लेकिन ये सिर्फ आज ही हुआ था। इस वजह से मैंने अपने शौहर को बताना सही नहीं समझा। मेरे दिमाग में यही बात आई कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, क्योंकि वो उनका भाई है और बड़ा भाई तो वैसे भी बाप की जगह होता है। और पहले ही मेरी माँ ने मुझे समझा दिया था कि किसी से बहस मत करना, किसी से कुछ भी मत कहना। पहले ही यही सब कह रहे थे कि शहर की लड़की है। मेरे दिल में भी ये बात बैठ गई थी। अब मैं कुछ भी कहती तो सब यही कहते कि शहर से आई है, पढ़ी लिखी लड़की है, तो अपनी पढ़ाई का और शहर में रहने का रोब झाड़ रही है। मैंने यही सब बातें सोचकर सारी चीजों को एक साइड पर रख दिया और दरवाजा और खिड़की अच्छे से बंद करके सो गई। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सब लोग ही जाग रहे थे। मेरी जेठानी की एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 8 साल की थी। मेरी जेठानी जल्दी जल्दी उसको स्कूल भेजने के चक्कर में थी। मैं भी किचन में दाखिल हो गई और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाने लगी। जेठानी बहुत मिलनसार थी। वो मुझे इधर उधर की बातें करने लगी। मेरे दिल में एकदम से ख्याल पैदा हुआ, क्यों ना इस बारे में मैं अपनी जेठानी को बता दूं। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि वो जेठ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। अगर मेरी ये बात उसको बुरी लग गई तो हम दोनों का रिश्ता भी खराब हो जाएगा और मैं घर का माहौल बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से मैं खामोश रहना ही फिलहाल के लिए सही समझा और काम करने लगी। थोड़ी देर बाद ही शौहर और जेठ जाग चुके थे। हम लोगों ने नाश्ता वगैरह लगा दिया और उनके पास ही बैठ गई। मैं इस तरीके से बैठी थी कि मेरा शौहर और जेठ आमने सामने टेबल पर बैठे हुए थे और मैं उनके बीच वाले हिस्से में बैठी हुई थी और मेरी जेठानी भी मेरे सामने बैठी हुई थी। टेबल चकोर हिस्से में लगा हुआ था। अचानक ही बात करते करे मेरे जेठ ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। उनका हाथ लगने से मेरे जिस्म में करंट सा दौड़ गया था। मैं फौरन ही उनसे दूर हुई और अपने शौहर के करीब होकर बैठ गई।
वो बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कोई बात ही ना हुई हो। मेरे शौहर ने भी मुझे आंखें दिखाकर नॉर्मल रहने का इशारा किया, जबकि मेरी निगाहें मेरी जेठानी की आंखों से मिली। मैं देख सकती थी कि यह मंजर उनकी आंखों से भी छुपा नहीं था। हम लोग एकदम से चुप हो गए थे। थोड़ी देर में ही खामोशी से नाश्ता किया गया और वो दोनों चले गए। मुझे अब अपना आप बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत गैर मर्द की नजर को अपनी तरफ उठते हुए महसूस कर लेती है कि वो किस तरीके की नजरें हैं। मैं भी महसूस कर चुकी थी कि मेरा जेठ मुझ पर गंदी निगाहें रखता है। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरे जेठ की बदनीयती बढ़ती चली जा रही थी। ये सब कुछ मुझे बहुत परेशान कर रहा था। बस अपने शौहर और जेठानी से इस बारे में बात नहीं कर पा रही थी कि अगर मैं इन दोनों से कुछ बात करूंगी तो वहाँ लोग समझेंगे कि मैं अपने जेठ पर इल्जाम लगा रही हूँ। और वैसे भी गाँव के लोग उल्टा ही मतलब ले जाते हैं। मैं घर का माहौल बिल्कुल भी किसी भी तौर पर खराब नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से मैं खामोश रह गई। मेरा शौहर गाँव से थोड़ी दूर काम करता था। एक रात अचानक ही उनका मेरे पास फोन आया और कहने लगे फैक्ट्री में काम बहुत ज्यादा है, इसी वजह से मैं आज घर नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर एक पल के लिए मैं सहम गई और मैंने फौरन कहा प्लीज आप घर आ जाओ। न जाने क्यों मुझे एक डर सा महसूस हो रहा है। अपने आप को मैं बिल्कुल महफूज महसूस नहीं कर रही, जबकि मेरी जेठानी घर के अंदर ही मौजूद थी। ये बात सुनकर मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि कोई बात नहीं, घर पर सब लोग मौजूद हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, खाना वगैरह खाकर सो जाना, मेरे लिए आज आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे शौहर ने सिर्फ लफ्जों में मुझे बोल दिया था कि आज मैं किसी तौर पर भी घर नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी और खाने पर जब उनका जिक्र हुआ तो मैंने अपनी जेठानी को बता दिया कि आज वो घर नहीं आ पाएंगे। ये बात सुनकर मेरे जेठ के चेहरे पर एक चमक सी आई थी जो मेरी आंखों से बिल्कुल भी छुप ना सकी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोली और खामोशी से खाना खाकर कमरे के अंदर चली गई। ये शादी के बाद मेरी पहली रात थी जो आज अपने शौहर के बगैर गुजर रही थी और आज ही मुझे अपना आप बिल्कुल भी महफूज नहीं लग रहा था। मैंने दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया था। पहले की बात और थी, लेकिन जब से मेरे जेठ की निगाहें मुझ पर बदली थी तब से ही मैं खुद को बिल्कुल भी महफूज महसूस नहीं कर रही थी। यही सब सोचते न जाने मेरी किस पहर आंख लग गई, मुझे मालूम ही ना हुआ और रात के आधी पहर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे बेड पर कोई बैठा हुआ हो। मैं समझी शायद मेरे शौहर आ चुकी हैं। मैं फौरन ही उनके बाजू से लिपट कर उनके सीने पर सर रखकर सो रही थी, लेकिन आज मुझे उनका वजूद कुछ ज्यादा ही बड़ा सा महसूस हुआ था। मुझे किसी अनहोनी का अंदाजा हुआ, इसीलिए मैंने झटके से अपनी आंखें खोली और जैसे ही मैंने सामने लेटे हुए बंदे को देखा तो मेरे होश उड़ गए और मैं फौरन ही उनसे झटके से दूर हुई, क्योंकि वो इंसान मेरा शौहर नहीं बल्कि मेरा जेठ था। उनके हाथ में एक नाइटी थी, वो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो अचानक ही मेरे नजदीक हो गए और कहने लगे अरे तुम मुझसे दूर क्यों हो रही हो, मैं भी तो तुम्हारे शौहर जैसा ही, मेरे करीब आओ। उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उनका अंदाज बहुत अजीब था। मैं डर के मारे कांपने लगी। मैं शोर मचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे गले में आवाज भी ना हो। बिल्कुल खामोश हो चुकी थी और टिकटिकी बांधे अपने जेठ को देख रही थी। अचानक ही मेरे जेठ मुझसे गलत गलत बातें करना शुरू हो गए। वो कहने लगे कि तुम आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, आज अगर भाई घर पर नहीं है तो हम दोनों को आज की रात का फायदा उठाना चाहिए। मैंने तुम्हारी भाभी को नींद की गोलियां दे दी हैं, वो सो चुकी है, अब हम दोनों आराम से अपनी रात को रंगीन कर सकते हैं। मुझे जो जेठानी का आसरा था जब मुझे पता चला कि उनको भी नींद की गोलियां देकर सुला दिया गया है, ये सुनकर मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैं तुम्हारे लिए शहर से ये नाइटी लेकर आया हूँ, जाओ जाकर पहन कर आओ और मुझे दिखाओ कि तुम कैसी लग रही हो। तुम शर्मा क्यों रही हो? शहर की लड़कियां तो बेबाक होती हैं, अरे वो तो खुशी खुशी से ऐसे कपड़े पहनती हैं। तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं काले रंग की नाइटी लाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे गोरे बदन पर काले रंग बहुत अच्छे लगते हैं। ये बात सुनकर मेरे हाथ पैर बहुत बुरी तरह से कांपने शुरू हो गए थे। उनकी गंदी नजरें मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी। मैंने खुद में हिम्मत जमा की और वो मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे से हिला रहे थे। मैंने फौरन ही उनको खुद से दूर झटका और बेड से उतरकर थर-थर कांपने लगी। मेरा सारा वजूद पसीने से भीग चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर मैं चीखती चिल्लाती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मेरी जेठानी को वो नींद की गोलियां दे चुके थे, यानी उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। यही सब कुछ सोचकर मेरे रोंगटे खड़े होना शुरू हो गए थे। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगी तो अचानक ही मेरे जेठ ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक दिया और अचानक ही उन्होंने मेरी कमीज। मेरी शादी मेरे माँ बाप की पसंद के मुताबिक हुई थी। मैं इस शादी से बहुत नाखुश थी, क्योंकि मैं गाँव में शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने माँ बाप को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि मैं शहर में रह रही हूँ, मैं शहर वाले ही लड़के से शादी करूंगी, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी थी और मेरे शौहर से मेरी शादी बहुत धूमधाम से कर दी थी। पहले पहल तो मैंने बहुत शोर मचाया था, लेकिन जब मैंने अपने माँ बाप की खुशी इस रिश्ते में देखी तो अच्छी बेटियों की तरह मैंने खुशी से सर झुका लिया था। शादी हो जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपनी जेठानी से मिली थी। वो औरत बहुत अच्छी थी, उसका रवैया बहुत अच्छा था। अगले दिन मैंने सबसे अच्छी चीज वहाँ की ये देखी थी कि वहाँ का माहौल बहुत पुरसुकून था, लेकिन वहाँ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी बातों का बहुत अलग ही मतलब निकाला जाता था। मेरी जेठानी अपने शौहर से बहुत डरती थी, लेकिन मैंने एक चीज नोट की थी कि वो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी। ये सब चीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन कभी कभी चीज मुझे बेजार कर देती थी। शादी के 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक मैंने अपने जेठ को नहीं देखा था।
मेरा सामना उनसे अचानक ही हुआ था और उनको देखते ही मेरे अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। वो इंसान देखने में बहुत मजबूत जिस्म का था, जबकि मेरा शौहर इतने मजबूत जिस्म का मालिक नहीं था। और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मेरा शौहर इतने मजबूत जिस्म का मालिक नहीं है। मैंने एक बात नोट की थी, मेरा जेठ मुझे देखकर एक लम्हे के लिए चौंक गया था। दिन गुजरते जा रहे थे और मैं अपने जेठ से कतराती रहती थी। वो बेधड़क बिना कमीज के धोती में पूरे बरामदे में घूमते थे। ये सब चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मैं अपने माँ बाप और भाई को कभी इस तरह के लिबास में नहीं देखा था, इसलिए मुझे अपने जेठ का ऐसे आधे कपड़े में होना बहुत बुरा लगता था। मैं अपने आप को बहुत छुपा कर रखने की आदी थी। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती ये हुई कि मेरे जेठ ने मेरे जिस्म के उबार को देख लिया था। मैं बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर बिना दुपट्टे के पसीने से शराबूर हालत में किचन में काम कर रही थी। और उस वक्त ही उन्होंने मेरे जिस्म की खूबसूरत हिस्सों को, जो सिर्फ मेरे शौहर के लिए थे, वो देख चुके थे। और इसके बाद से ही उनकी नीयत मुझ पर खराब हो गई थी। और यही मेरे लिए सबसे बदकिस्मती थी। उस दिन के बाद से ही मेरे जेठ के तौर तरीके मेरे साथ बदलने लगे थे। वो अचानक ही मुझे बहाने बहाने से छूने लगे थे। उनकी गंदी निगाहें मेरे जिस्म के आर पार महसूस हुई थी। पहले तो मैं दुपट्टे से अपने आप को छुपा कर रखती थी, अब मैंने एक बड़ी चादर लेना शुरू कर दी थी। मैं अपने जिस्म का एक भी हिस्सा उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन वो इंसान इसके बावजूद भी मुझे ऐसे घूरता था जैसे मेरा एक्सरे कर रहा हो। एक दिन जब मेरा शौहर काम से वापस नहीं आया तो वो उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर मेरे कमरे के अंदर आ गया था और मुझे एक नाइटी देते हुए गंदी गंदी बातें करने लगा था। मैं फौरन ही वहां से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही उस शख्स ने मुझे दबोच लिया और बेड पर फेंक कर अपनी कमीज उतारने लगा। ये सब कुछ मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। मैं किसी भी तौर पर अपनी इज्जत बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे लिए ये सब नामुमकिन साबित होने वाला था। वो शख्स देखते ही देखते अपनी औकात पर आ चुका था और मुझे बेपर्दा करके मुझ पर हावी हो गया था। मैं तकलीफ के मारे रो रही थी, तड़प रही थी, उसकी मिन्नतें कर रही थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो। लेकिन वो इंसान दरिंदा साबित हुआ, वो बिल्कुल भी रहम नहीं कर रहा था। मैं चीख कर अपनी जेठानी को आवाज दे रही थी, मगर मेरी आवाज दबी दबी थी। तकलीफ के मारे मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसके बारी जिस्म की वजह से मैं उसके नीचे दब गई थी। उसने पूरी रात मुझे निचोड़ कर रख दिया था। मैंने उसके आगे बहुत हाथ जोड़े, उसके नीचे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आदमी मुझे काबू कर चुका था। सुबह के वक्त वो इंसान मुझसे दूर हुआ और कमरे से भाग गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपने जिस्म में जगह जगह दर्द महसूस हो रहा था। मेरा जिस्म तकलीफ के मारे बुखार की लपेट में आ गया था। अचानक मेरी नजर बिस्तर पर पड़ी तो मेरी चीख निकालने के दर पे आ गई थी। मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। मैं समझ चुकी थी कि इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। तकलीफ के मारे मेरा बदन टूटने के दर पर आ गया था। लेकिन मैं अपने आप को इस तरीके से महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि मैं एक शहर की लड़की थी। मैं कभी भी दब के रहने की आदी नहीं थी। मैं अभी यही सब चीज सोच रही थी कि जैसे ही मेरे शौहर घर आएंगे मैं उनको उनके भाई के करतूत से आगाह करूंगी कि वो इंसान मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म रात भर करता रहा है। मैं यही सब सोच रही थी। अचानक ही मेरा शौहर दरवाजा खोलते हुए अंदर आया, लेकिन मेरी हालत देखकर दरवाजे पर ही रुक गया और पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम बिना कपड़ों में क्यों बैठी हुई हो और ये क्या हालत हो रही है। उसको भी एहसास हो चुका था कि कुछ तो यहाँ पर गलत हुआ है। मैंने भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहने लगी, ये सब कुछ तुम्हारे बड़े भाई ने किया है, जिसको तुम बाप मानते हो। उस आदमी ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी की इज्जत को तार तार कर दिया है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठूं और इस घटिया इंसान का मुंह तोड़ दूं, जिसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। जबकि मेरा शौहर ये सब बात सुनकर अजीब से अंदाज में मुस्कुराया था। ये चीज देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं हैरान होते हुए कहने लगी, क्या आप मेरी इस बात को सुनने के बाद हंस रहे थे? आपके भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आपको कुछ समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? तो वो अचानक ही हंसते हुए मेरे बराबर में बैठ गया और कहने लगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर भाई ने तुम्हारे साथ एक रात गुजार ली तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे शौहर का अंदाज बहुत नॉर्मल था, ऐसे लगता था कि जैसे उनकी ही सब कुछ प्लानिंग हो। मैं हैरान रह गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से उठकर चली जाऊँ, जबकि मैंने अपने शौहर का चेहरा देखते हुए नफरत भरे अंदाज में पूछा कि इसका मतलब ये सब कुछ आपका ही किया जा रहा है। तो अचानक ही वो सर पीछे करके जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हाँ ये मेरा ही किया जा रहा है। अच्छा है तुम्हें इन सब चीजों का पता चल गया, और ये आज नहीं बल्कि अब तुम्हारे साथ रोज होगा, क्योंकि हम दोनों भाई अपनी एक एक चीज एक दूसरे के साथ बांटकर इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम दोनों बीवियों को भी बांटकर इस्तेमाल करेंगे। ये बात सुनी थी कि मेरे जिस्म में एक ऐसी कैफियत पैदा हुई कि अपने आप ही मेरा हाथ उठा और अपने शौहर के गालों पर गहरी छाप छोड़ गया। वो मुझे हैरान आंखों से देख रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं उन्हें थप्पड़ मार दूंगी, बल्कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपने शौहर का सर फाड़ दूं। मैं गुस्से से चिल्ला रही थी, कहने लगी, आपने मुझे लावारिस समझा हुआ है कि मैं उनके भाई के साथ रास्ते गुजारूंगी। आप जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक मिनट यहाँ नहीं रुकूंगी। ये बोलकर मैं फौरन वॉशरूम में जाने लगी। मेरे शौहर ने मुझे पकड़ा और बेड पर घसीटा और अपने भाई को आवाज दी। वो दोनों कमरे में आ गए थे। अब मैं बहुत घबरा रही थी। अब मैंने अपने माइंड में प्लान सोचा। मैंने कहा, मैं आप दोनों को खुश करूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मैं शावर लेके आती हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। मैं जैसे ही वॉशरूम गई और नहाने के बहाने से काफी देर बैठी रही और सोचने लगी कि इन दोनों के साथ मैं क्या करूं।
फिर मुझे वो अपनी पहले दिन अपनी शादी वाली बात याद आ गई थी। जब मेरे शौहर मेरे पास आए थे तो उनके हाथ में एक पिस्तौल था और उन्होंने बेड की दराज में ही रखा हुआ था। तो मैं जैसे ही कमरे में आई वो इसी दराज के साथ बैठे हुए थे। बस मेरा इंतजार था उनको। मैंने वो पिस्तौल उठाई और दोनों को मौत के घाट उतार दिया और 15 पे कॉल करके पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई। मैंने पुलिस को सब कुछ बताया। मेरी माँ मुझे मिलने आई और बहुत रो रही थी और मुझे कह रही थी कि तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया, फिर अपने शौहर को भी और अपने जेठ को भी मार दिया। जब मैंने अपनी माँ को ये सब कुछ बताया तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। खुदारा अपनी बेटियों के रिश्ते करने से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर ले, लोग कैसे हैं, खानदान कैसा है, ये सब कुछ सोच समझ कर ही रिश्ते करें।